चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के डिस्कशन में। और धन्यवाद सभी बच्चों का। और बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और आज 99 नंबर सेट है, तो देखते हैं इसके प्रश्न कैसे हैं और किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है बच्चे। ये क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एक मोटर जिसका द्रव्यमान है ना, एक मोटर है जिसका द्रव्यमान जो है भाई साहब कितना है, तो इसका द्रव्यमान है आपको 5000 kg। ये देखिए एम दिया हुआ है कितना, तो 5000 kg, बोलते 500 kg है। एम कितना है, तो 500 kg है बच्चे। 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये देखिए यू है और ये क्या है, तो 5 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। और समय कितना लग रहा है, तो ये टी आपको दिया हुआ। तो प्रतिरोध बल का मान ज्ञात करें। तो आसान प्रश्न है। तो एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम इंटू ए होता है। ये प्रतिरोध बल हो गया। और ए चूंकि ये प्रतिरोध बल है तो निगेटिव ही होगा, तो एम इंटू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो माइनस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो एम का वैल्यू है 500 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना v का वैल्यू कितना है बच्चे, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, माइनस आपको 15 मीटर है और ये आ गया 5 है ना। तो ये बाहर निकल गया, माइनस कर लीजिए, माइनस 500 गुना कितना, तो भाई मेरे यहाँ आ जाएगा 10 बटा क्या 2, तो काट दीजिए है ना। तो ये आपको 5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 दूनी क्या करेंगे, तो भाई मेरे ये आपको हो गया 5, 5 दूनी 10 आपको आ गया। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1000, ये न्यूटन आ गया है ना, 1000 न्यूटन। निगेटिव बताता है कि प्रतिरोधी बल है ना। कौन सा बल है, प्रतिरोधी, रेसिस्टिव फोर्स है बच्चे, प्रतिरोधी बल है, ये निगेटिव बता रहा है, तो प्रतिरोधी बल है ना। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 1000 न्यूटन एकदम मार दीजिए आप आंसर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एकदम सिंपल सवाल है और आसानी से बनने वाला भी है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो ध्यान में रखना बच्चे कि बल जो होता है ना, बल F बराबर होता है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संवेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे एकदम याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर ही बल कहलाती है। और याद रखना है ये क्या हुआ, dp बाय dt, इसको कहते हैं F बराबर dp बाय dt, ये बल हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये ध्यान में रखना है। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो ये आपको 1000 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है, कोणीय विभेदन की बात कर रहा है ना, आपको एंगुलर रिसोल्यूशन की बात कर रहा है। तो जब भी एंगुलर रिसोल्यूशन की बात करेगा तो याद रखना है भाई मेरे कि एंगुलर रिसोल्यूशन को, एंगुलर रिसोल्यूशन है ना, तो इसको हम किस में मापते हैं, कोणीय विभेदन को हम थीटा में मापते हैं। याद रखना है थीटा में मापा जाता है। इसको रेडियन में, एंगल में मापते हैं। किस में मापते हैं, एंगल में। तो कितना ज़्यादा आपको आपके आँख पर कोण बनाता है उसको एंगल में मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एंगल में मापा जाता है। तो याद रखना है कि आपके आँख पर कोई भी इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कितना एंगल का फॉर्मेशन करेगा, उसके आधार पर आप क्या मापते हैं, तो कोणीय विभेदन को मापते हैं। याद रखना बच्चे, एंगुलर रिसोल्यूशन को मापा जाता है। और ये एंगुलर रिसोल्यूशन जब भी बात करेंगे तो एक तरह से कहिए कि ये देखिए कोई वस्तु एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सम सर्टेन एंगल फॉर्म्ड ऑन द, ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। और इसी एंगल को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे एंगुलर रिसोल्यूशन कहते हैं। ध्यान में रखना, ये थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर ये देखिए ये आपको हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप, यानी आर्क बोलते हैं, चाप बोलिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, बटा क्या आपका ये मान लीजिए रेडियस है, तो रेडियस कर दीजिए है ना। तो ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको s बाय आर हो गया, s बाय आर, यानी चाप बटे त्रिज्या हो जाता है। और याद रखिएगा कि इसको आप रेडियन में मापते हैं। ध्यान में रखना है, इसे रेडियन में मापा जाता है, इसे रेडियन में मापते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, रेडियन में मापते हैं। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ देखिए, ठीक है, लंबाई को किस में मापेंगे, तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक होता है, पारसेक
होता है, एकदम याद रखिएगा, पारसेक होगा। दूसरा जो है ये लाइट ईयर होता है, और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इसके द्वारा आप क्या मापते हैं, तो आप, ठीक है, आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर्ड किया जाता है, यानी सबसे अधिक दूरी मापी जाती है इस तीनों के द्वारा। ध्यान में रखना है। समय के भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट समय का एक मात्रक होता है सेक। याद रखना बच्चे, सेक जो होता है ना, 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 सेक बराबर कितना समय होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁸ सेकेंड होता है। बच्चे 2-3 बातें जो मैंने यहां पर बताई है पारसेक, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 पारसेक बराबर कितना होगा, तो ये होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो भाई मेरे याद रखना है कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि सूर्य के केंद्र बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को इसके द्वारा मापते हैं, और ये होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये गलती होने की संभावना इसमें नहीं रहती है। आपको याद रखना है कि 1 पारसेक बराबर क्या होगा, 10⁻16 मीटर के फॉर्म में, 10⁻15 मीटर के फॉर्म में लाइट ईयर होगा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 10⁻11 के फॉर्म में होगा। ध्यान में रखना बच्चे, 10⁻11 मीटर के फॉर्म में होगा, माइनस नहीं होगा, 10⁻11 के फॉर्म में होगा। ध्यान में रखना है 10⁻11 मीटर होता है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, तो एकदम ध्यान में रखना है। कुछ है नहीं सवाल में, आंसर आपको एंगुलर रिजोल्यूशन को किसमें मापेंगे, तो एंगल में मेजर्ड किया जाता है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जरा इसको देखिए, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है भाई, ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। एक व्यक्ति एक दीवार को क्या करता है, तो धक्का देता है, पर विस्थापित करने में असफल रहता है। यानी आपको मैंने कई बार कहा है कि एक पर्सन पुशेस ए वॉल, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया भाई मेरे, यहां डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि पर्सन जब पुश कर रहा था वॉल को तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी एस का मान क्या हुआ, 0 हो गया। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य W बराबर आप सभी बच्चों को पता होगा कि F.S होता है, एकदम याद रखिएगा, F.S होता है। और अगर, ठीक है, कार्य शून्य कब होगा, तो भाई साहब कार्य शून्य होगा, मैंने कहा है कि 0 जो वर्क डन होता है वो 3-4 कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन क्या है, तो भाई साहब आपका बल का मान क्या होगा, 0 हो जाए। अगर बल 0 होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य का मान 0 होगा। और याद रखना है कि अगर बल लंबवत हो गया विस्थापन के तो भी कार्य का मान क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि, ठीक है, आपको वर्क डन इज 0 आइदर, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज टू बी 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी एस का मान 0 हो गया, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे इसमें से कोई भी एक 0, तो याद रखना है कि कार्य का मान 0, तो कोई कार्य नहीं होगा, ध्यान में रखना है। और आपको ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल के विपरीत विस्थापन हो। ध्यान में रखना है, बल के विपरीत विस्थापन, व्हेन, ठीक है, आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू फोर्स, बल के विपरीत विस्थापन अगर होगा तो आपको पता है बच्चे मेरे, याद रखना है कि कार्य का मान नेगेटिव होगा, ध्यान में रखिएगा। और धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, तो धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं। देखिए धनात्मक और अधिकतम कार्य थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है ना, और ये बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में अगर विस्थापन है तब आपको कार्य क्या होगा, महत्तम होगा। ध्यान में रखिएगा, बल की दिशा में अगर विस्थापन है तो कार्य आपका महत्तम होता है। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, तो ये देखिए एंगल 90 डिग्री, याद रखना थीटा बराबर 90 डिग्री से किसके बीच, तो कार्य हो गया बच्चे मेरे थीटा बराबर 0 डिग्री के बीच ये कार्य होगा, है ना। ध्यान में रखना है कि इसके बीच अगर कार्य होता है 90 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कार्य आपको धनात्मक होगा लेकिन अधिकतम नहीं होगा। ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर कार्य क्या होगा, याद रखना बच्चे, महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री पर कार्य क्या होगा, तो भाई साहब यहां कार्य का मान 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसके बीच में अगर रहेगा तो आपको, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री से या थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर होगा तब क्या क्या होगा, तो
तो बच्चे धनात्मक कार्य होगा, लेकिन अधिकतम नहीं होगा। अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बराबर आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, आपको फंसना नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। अच्छी बात है भाई, ये है आपका स्थिर पानी, है ना। ध्यान में रखिए, कई बार मैंने कहा है, बताया है आपको कि ये देखिए ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका स्थिर पानी है ना। अब आपने इसमें क्या डाल दिया है, तो कह रहा है कि मिट्टी का तेल, है ना। याद रखना बच्चे कि मॉस्किटोज आर रिड्यूस्ड व्हेन केरोसिन इज पोर्ड इनटू द स्टैग्नेंट वाटर। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट कहता है कि स्थिर जल में, ध्यान में रखना बच्चे, स्थिर जल में, किस जल में? तो स्थिर जल में क्या डालने पर? तो केरोसिन डालने पर। एकदम याद रखिएगा, केरोसिन डालने पर क्या होगा भाई साहब? तो डालने पर आपको पृष्ठ तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव, इसका मान घट जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, सरफेस टेंशन जो है आपको घट जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वह घट जाता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, घट जाता है। तो जितना भी ये देखिए, ये सरफेस टेंशन, ये तनाव यहाँ पर क्या होगा? तो ये सरफेस टेंशन जो आपका है ये घट गया। तो जैसे ही घटा तो जितना भी लार्वा है इस पर बैठा हुआ भाई साहब, ये लार्वा जो इस पर बैठा हुआ मच्छर का, ये क्या होगा? तो ये जो लार्वा बैठा हुआ है, ये सिर्फ पृष्ठ तनाव घटा तो ये इसके अंदर डिप्ड हो जाएगा, डूब जाएगा। ध्यान में रखिएगा, डूब जाएगा। कहीं से भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। डिप्ड इनटू द लिक्विड। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन आपको डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मच्छरों के लिए वो विष होता है, लार्वा पानी में डूब जाता है। ध्यान में रखिएगा, जितना भी लार्वा होगा सब पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वो अपर सरफेस पर तैरता रहता है। सरफेस टेंशन यहाँ घट गया, इसके कारण यह डूब जाएगा। मैंने क्या कहा कि स्थिर जल में केरोसिन डालने पर भाई साहब सरफेस टेंशन क्या होगा? घट जाता है। ध्यान में रखना इस कंसेप्ट को। थोड़ा सा और चीज जान लेते हैं भाई। ये देखिए, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सरफेस टेंशन, है ना, पृष्ठ तनाव। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव पर जब भी चर्चा करेंगे भाई, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है इसका, और ये आपको देख लेनी चाहिए। क्या है कंसेप्ट भाई साहब? तो सरफेस टेंशन याद रखिएगा प्रभावित होता है। बहुत अच्छी बात है, प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय, है ना, प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है? एकदम याद रखिएगा। पहला जो कंसेप्ट है बच्चे, वो कहता है कि याद रखना है क्या? तो ये देखिए, तापमान अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तो याद रखिए बच्चे कि द्रव का तापमान अगर बढ़ जाता है, किसका? तो द्रव का, हाँ, द्रव का तापमान अगर आपको बढ़ जाता है तो आपका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये सरफेस टेंशन घट जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि देखिए, ठीक है, घुलनशील ठोस, अघुलनशील ठोस, अघुलनशील, है ना, अघुलनशील, या तो ठोस डाल दीजिए या द्रव डाल दीजिए। ध्यान में रखिए बच्चे, इनसॉल्युबल आइदर सॉलिड डाल देते हैं या आप लिक्विड डाल देते हैं, या आइदर सॉलिड डाल दीजिए या लिक्विड आप डाल दीजिए। तब क्या होगा? तो भाई साहब आपका पृष्ठ तनाव यहां भी क्या होगा? आपका घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और यहां यही एग्जाम्पल है किसका? तो बच्चे साबुन, साबुन जल में घुलाने पर आपको क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा। केरोसिन, ठीक है, द्रव में डालने पर याद रखिएगा कि आपको पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यहीं पर तीसरा नंबर देखिए, तो घुलनशील ठोस अगर डालेंगे तब क्या होगा? घुलनशील ठोस या द्रव, याद रखिए बच्चे, घुलनशील ठोस या द्रव आप डाल देते हैं तब पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो आपको बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव का, ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। और घुलनशील ठोस या द्रव के डालने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ठीक है। जैसे साबुन, केरोसिन, तेल, ये सब डालेंगे, और घुलनशील ठोस या द्रव के डालने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? यहां बढ़ जाता है। तो ये कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बच्चे। तो लार्वा पानी में क्या होगा? तो आपको डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां सरफेस टेंशन आपको क्या हुआ? घट गया। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तो क्या लेके जाता है भाई? क्या परिवहन करता है? तो मैंने वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, वेव कैसे प्रोड्यूस होता है भाई साहब? तो वेव जो है ना, ध्यान में रखना है, वेव मतलब हो गया तरंग, है ना, तरंग हो गया। और याद रखिएगा कि मैं बार बार बताता हूं कि देखिए, तरंग जो होता है, तरंग जो होता है, यह माध्यम में, ठीक है, विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। माध्यम में क्या बच्चे? माध्यम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने के कारण उत्पन्न होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, डिस्टरबेंस, ठीक है, उत्पन्न होने के कारण
उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, तो बच्चे होने के कारण यह होने के कारण यह है ना, यह आपको संचरित होता है ना, संचरित होता है। कौन, तो वेव बच्चे। संचरित मतलब ट्रांसमिटेड होगा, ट्रांसमिट करेगा है ना, ट्रांसमिट करता है। और याद रखना है भाई साहब, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है ये है ना, कि आपका जो तरंग है ये क्या क्या लेके जाएगा। तो भैया सबसे पहले आपको याद रखिएगा, तरंग 3 चीज लेके गमन करता है। तरंग, ठीक है, 3 चीजों को लेकर गमन करता है। 3 है ना, 3 चीजों को लेकर गमन करता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, चीजों को लेकर गमन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह 3 चीजों को लेके जाएगा। ध्यान में रखिए, 3 चीजों को लेकर गमन करता है। तो कौन कौन चीज लेकर गमन करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, कौन कौन चीज लेके गमन करेगा, तो गमन करता है, मूव करेगा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पहला है ना, याद रखिए बच्चे, पहला जो है ये एनर्जी है ना, एनर्जी को लेके जाएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा को लेकर गमन करेगा, ऊर्जा है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे वो क्या है, तो ये मोमेंटम को लेके जाएगा, संवेग को लेकर के गमन करेगा है ना, ध्यान में रखना मोमेंटम। और ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, ये लेके गमन करेगा किसको, तो सूचना को, इंफॉर्मेशन को लेके ट्रेवल करता है, सूचना इंफॉर्मेशन लेकर के गमन करता है। यानी तरंग आपको कितने चीजों को लेकर के गमन करेगा, तो भाई साहब ये 3 चीजों को लेकर के गमन करता है। पहला क्या, तो बच्चे ऊर्जा, दूसरा क्या, संवेग, तीसरा क्या, सूचना को लेकर के गमन करता है। यहां देखिए भाई साहब, ये देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो परिवहन करती है, किसका, तो ऊर्जा का परिवहन करेगी है ना। अब देखिए, ठीक है, पदार्थ का नहीं बच्चे, द्रव्यमान का नहीं बच्चे। आप कह सकते हैं कि सर ठीक है आपने संवेग कहा है, तो बच्चे संवेग जो है ना ये गति की माप है, ध्यान में रखिएगा, गति की माप आप कहते हैं इसको, यानी आपने ठीक है मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, आपको मेजरमेंट ऑफ मोशन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ मोशन कहा जाता है। इसीलिए आप केवल अगर द्रव्यमान कहिएगा तो ये गलत हो गया है ना, ये केवल ट्रेवल करता है किसको, संवेग को लेकर के, यानी आपको अमाउंट ऑफ मोशन को लेकर के ये गमन करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, केवल और केवल आंसर यहां पर क्या होगा, बी होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि तरंग लेकर गमन करता है तो क्या क्या लेकर गमन करता है, तो पहला तो ऊर्जा, दूसरा संवेग, तीसरा सूचना। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा है ना। तो चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में रखें, पानी में मिलाया जाए, जिसमें आपको देखिए पानी का भी टेम्परेचर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो भाई साहब आपको यहां देखिए बर्फ का तापमान, ध्यान दीजिएगा, बर्फ का तापमान ये भी क्या है, तो बर्फ का तापमान है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का तापमान जिसको मिश्रित किए हैं, ये देखिए मिश्रण किए हैं, तो मिश्रण जब किए हैं तो भाई साहब मिश्रण का, ठीक है, मिश्रण जब किए हैं, मिश्रण करने पर है ना, मिश्रण करने पर देखिए टेम्परेचर, जल का भी तापमान कितना है, तो भैया जल का तापमान भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। देखिए तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना भाई, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या ये पिघलेगा, नहीं पिघले भाई है ना, याद रखना कोई बर्फ, क्योंकि ये इसको उष्मा मिलेगा ही नहीं है ना, उष्मा इसको मिलेगा ही नहीं, उष्मा नहीं मिलेगा तो आपको ठीक है कोई बर्फ यहां पर पिघलेगा नहीं, ध्यान में रखना है बच्चे, क्योंकि याद रखना है कि मिश्रण करने पर आपको मिश्रण का ताप नियत रहता है, मिश्रण का ताप यहां क्या होगा, तापमान नियत रहता है, यहां पर क्या हो रहा है, नियत रहता है, तो नियत रहता है जिसके कारण, ठीक है, नियत रहता है जिसके कारण आपको बर्फ नहीं पिघलेगा, जिसके कारण बर्फ आपका, एकदम ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण बर्फ आपका नहीं पिघलेगा, बर्फ नहीं पिघलेगा भाई मेरे, एकदम ध्यान में रखना है, ये पिघलेगा नहीं है ना, कंप्लीट बर्फ आपको वैसे के वैसे पड़ा हुआ रहेगा। अगर आपको बर्फ के विषय में चर्चा करें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि आपका 3 स्टेट होता है, यानी जल का कितना स्टेट होता है, तो 3 स्टेट होता है भाई साहब, कौन कौन, तो आपको पता है ये बर्फ हो गया,
और ये क्या हुआ, जल हो गया, और ये क्या हुआ, तो बच्चे ये हो गया वाष्प हो गया। तीनों आपको याद रखना है कि बर्फ, जल और वाष्प ये तीनों कितने तापमान पर, तो भाई साहब TTR पर, यानी जल के त्रिक बिंदु पर ये तीनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। जल के त्रिक बिंदु पर, एकदम ध्यान में रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर, जल के त्रिक बिंदु पर ये क्या होगा, तो साझे रूप से, है ना, कैसा, तो साझे रूप से एग्जिस्ट करता है। साझे रूप से ये क्या होगा, एग्जिस्ट करता है। एकदम ध्यान में रखना है भाई मेरे, एग्जिस्ट करता है, यानी तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। और इसके लिए तापमान कितना होगा, तो ये देखिए 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको ठीक है, यहां पर बर्फ के पिघलने के लिए टेम्परेचर जरूर अल्टर होनी चाहिए, ठीक है, अल्टर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। और याद रखिए बच्चे कि यहां किसी भी तरह से तो उष्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको बर्फ नहीं पिघलेगा, याद रखना है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए श्वेत प्रकाश की किरण, है ना, अच्छा प्रश्न है बच्चे। 4 डिग्री पर मैक्सिमम डेंसिटी होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे। त्रिक बिंदु कहते हैं, कौन सा बिंदु, तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। और ये देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है श्वेत प्रकाश के किरण कांच तथा वायु के अंतः पृष्ठ पर आपतित, ठीक, आपतित परावर्तन होता है। ये देखिए ये यहां से चला श्वेत प्रकाश। अब क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है ठीक है कि आपको आपतित होते, कांच से वायु में निर्गत प्रकाश किरण में रंग, है ना, क्या होगा, तो भाई साहब यहां पर देखिए ये वायु है, ये कांच है, तो कह रहा है कि आपको कांच से निर्गत प्रकाश कौन कौन होगा, तो भाई साहब ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं होगा जो कांच से निर्गत नहीं होगा। यहां हरी क्यों दिया पता नहीं, ये देखिए हरी रंग यहां पर है ना, तो भाई आपको सब क्या होगा, सब आपको क्या हो जाएगा, जितना भी आपका प्रकाश का रंग है, ये श्वेत प्रकाश जितना भी है सब का परावर्तन होगा, ठीक है। कारण श्वेत प्रकाश के किरण कांच तथा वायु के अंतरपृष्ठ पर आपतित परावर्तन होता है, कोई बात नहीं, आपतित और परावर्तन होता है। कांच से वायु में निर्गत प्रकाश किरण में रंग कैसा होगा, यानी ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है, ठीक है, जिसका यहां पर क्या होगा, आपको परावर्तन नहीं होगा। बच्चे यहां देखिए ये हरे रंग है, हरा रंग दिया हुआ है कि हरा रंग का परावर्तन हो रहा है, फॉर द फर्दर केस मान लेते हैं हरा रंग का परावर्तन हो रहा है, तो ये, लेकिन आपको यहां पर क्या होगा कि ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो क्या होगा, परावर्तित नहीं होगा, लेकिन सब जितना भी होगा सब अलग अलग एंगल पर होगा। ध्यान में रखना है कि ठीक है, आपको इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी रंगों का ध्यान में रखना बच्चे, सभी रंगों का क्या होगा, तो सभी रंगों का जितना भी रंग है, ऑल कलर्स, है ना, सभी रंगों का परावर्तन होगा। ध्यान में रखिएगा, सभी रंगों का परावर्तन होगा, है ना, जितना भी आपको रंग है सब रंग क्या होगा, तो आपको अलग अलग एंगल पर यह परावर्तित हो जाएगा। ध्यान में रखिए बच्चे, सभी रंगों का परावर्तन होता है, लेकिन ठीक है, परावर्तन होता है और ये क्या हो जाएगा, तो आपको परावर्तन होता है और ये अलग अलग, है ना, याद रखिएगा, अलग अलग है ना, अलग अलग एंगल पर, है ना, अलग अलग एंगल पर क्या होगा, तो अपवर्तित होगा। ध्यान में रखिएगा, अपवर्तित होगा, है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कांच क्या है, तो भाई साहब ये कांच जो है ना, आपको पता है सघन माध्यम है, और आपका वायु क्या है, तो वायु विरल माध्यम है। तो जब भी सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, तो आपको सघन से, आपको मैंने क्या कहा कि ये देखिए ये आपका क्या है, तो भैया ये विरल माध्यम है, और आपके प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, तो ये जा रही है किससे, तो भैया कांच से जा रही है। कांच से जा रही है किस पर, तो विरल माध्यम में जा रही है, यानी वायु में जा रही है। तो जब भी वायु में जाएगा तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से क्या होगा, तो भाई साहब ये देखिए ये आपका अभिलंब है ना, ये अभिलंब से क्या होगा, तो भैया ये सीधे निकल जाना चाहिए, तो ऐसा निकलेगा नहीं, तो अभिलंब से आपको क्या होगा, दूर भागेगा प्रकाश की किरण। एकदम ध्यान में रखिएगा, दूर भागेगा, और ये अलग अलग रंग में ठीक परावर्तित होगा। और याद रखना है कि सब रंग जो है ना, जितना भी रंग है, ठीक है, सब रंग का परावर्तन होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है सबका अलग अलग होगा। एकदम याद रखना है इसको, सभी रंग इसमें आंसर हो जाएगा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, यानी जितना भी रंग है सबका परावर्तन होगा, यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो रंग परावर्तित नहीं होगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश ऑलरेडी आपको 7 रंगों का मिश्रण होता है। ध्यान में रखिएगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है ना, 7 रंगों का मिश्रण होता है, और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यह अपने कलर को क्या करेगा, डिफरेंट कर लेगा भाई मेरे। एकदम याद रखिएगा, इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास इनटू एयर,
तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, आप देखिएगा कि सघन से जा रहा है विरल में या विरल से जा रहा है सघन में, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 7 रंगों में टूटेगा और हर रंग का अलग अलग क्या होता है, तो अलग अलग वेग होता है। कैसे बच्चे, ठीक है, यहां देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, आपको हर रंग का अलग अलग वेग होगा। ये देखिए श्वेत प्रकाश यहां से गया था, कोई बात नहीं है। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश जो है ये बना होता है किसका, तो VIBGYOR का बना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 रंग है। और आपको ये भी पता होगा भाई मेरे, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नियत होती है। आप शायद जानते होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नियत रहता है, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब जरा देखिए, यहां फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, नियत कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये आवृत्ति है बच्चे और ये तरंग दैर्ध्य है ना। अब देखिए, अब जो वेग होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि वेग बराबर होता है क्या, तो या तो न्यू लेमडा हो गया, या आपको न्यू के जगह पर एन कर लीजिए, एन लेमडा हो गया। एन यहां आवृत्ति मान लेते हैं, जनरली हम न्यू से आवृत्ति को मेजर करते हैं, लेकिन यहां एन आपको फिक्स हो गया। तो वी जो है वेग किस पर डिपेंड करेगा, तो वेवलेंथ पर। याद रखना बच्चे, यानी हर रंग का वेग अलग अलग होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा दूसरे माध्यम में जाने पर, याद रखिए बच्चे, दूसरे माध्यम में जाने पर, ध्यान में रखना है, दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा, तो भाई साहब दूसरे माध्यम में जाने पर जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, याद रखिएगा, उसका वेग अधिक होगा। यानी लाल रंग का, याद रखिएगा, रेड का आपको पता है वेवलेंथ अधिक होगा, तो यह इसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। और यह आपको, ठीक है, लाल रंग जो है आपको पता है, आपको पता है कि लाल रंग का वेग अधिक होगा, ध्यान में रखना है। लेकिन नीला, यहीं पर बैगनी रंग का वेग क्या होगा, इससे जैसे निकलेगा तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से कौन निकलेगा भाई, तो आपको लाल रंग निकलेगा, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी सब कलर अलग अलग वेग से गुजरेगा और सबसे अधिक वेग किसका होगा, तो भाई साहब आपका लाल रंग का वेग होता है। तो ये क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को, कंसेप्ट में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब कांच से वायु में जाता है तो किस रंग का वेग सबसे अधिक होगा, तो ध्यान में रखिए बच्चे, कांच से जब वायु में जाएगा तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका वेग क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ये कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। और वायु में खास करके कहा जाता है कि वायु या निर्वात में, ठीक है, प्रकाश के सभी रंगों का वेग क्या होगा, एक समान होता है। माध्यम में क्या होता है, तो अलग अलग होता है भाई साहब, ये भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है ना। आपको पता है गति का मतलब होता है, गति हिंदी भले मोशन कर दिया लेकिन इसका होगा स्पीड। क्या होता है, स्पीड होता है। गति मतलब स्पीड, यानी चाल हो गया। तो चाल आपको अदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश है, वेग आपका सदिश है। ध्यान देना भाई मेरे, आपको एकदम ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि, ठीक है, जिसमें भी, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, जिसमें भी क्या लगा हो, तो जिसमें भी कोणीय लगा हो, ध्यान में रखिएगा, कोणीय, कोणीय मतलब क्या होता है, एंगुलर लगा हो, एंगुलर लगा हो, है ना, ये याद रखना है, एंगुलर लगा हो। जिसमें भी आपको क्या लगा हो, क्षेत्र लगा हो, यानी फील्ड लगा हो, फील्ड लगा हो, है ना, जिसमें भी आपको क्या लगा हो, बल लगा हो, है ना, याद रखना बच्चे, है ना, ये सब क्या हुआ, तो ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है, आघूर्ण लगा हो, ये भी लगा हो, आघूर्ण लगा हो, मोमेंट लगा हो, तो आपको क्या होगा, तो ये सभी सदिश राशि होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, सदिश राशि होते हैं। एकदम याद रखिएगा, सदिश राशि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछेगा कि कोणीय विस्थापन कौन सी राशि, सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन सी राशि, सदिश राशि। कोणीय त्वरण कौन सी राशि, सदिश राशि। गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सी राशि, सदिश राशि। ठीक है, आपको गुरुत्वीय बल कौन सी राशि, सदिश राशि। जात आघूर्ण कौन सी राशि, सदिश राशि। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए दूसरा हम कंसेप्ट बता रहे हैं। यहां देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए यदि आपको किसी राशि में, है ना, किसी राशि में क्या लगा हो, तो भाई साहब किसी राशि में आपको लगा होता है क्या, तो ध्यान में रखिएगा कि कार्य लगा हो। किसी राशि में लगा हो उष्मा लगा हो, ध्यान में रखना है। किसी राशि में आपको दाब लगा हो, किसी में आपको क्या लगा हो, तो भाई साहब आपका लगा हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये लगा हो विभव लगा हो, विभव या विभवांतर लगा हो, विभव या विभवांतर लगा हो। किसी में आपको फ्लक्स लगा हो, फ्लक्स लगा हो। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी
आपको अदिश राशि होते हैं। ना आपको मैंने क्या कहा, फ्लक्स लगाओ, सदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। जैसे आपको बच्चे एकदम याद रखना, अदिश राशि होते हैं जैसे, है ना। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा आप लोग को कमेंट के जरिए बताना है क्या क्या सीखे यहां से। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, बताइए आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि, जल्दी बताइएगा, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है। देखिए कौन कौन बच्चा जवाब देता है, कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है। जैसे आपसे, आप बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन सी राशि है, जरा कमेंट के जरिए जरा जल्दी बताइएगा कौन सी राशि है। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं भाई मेरे, तो यहां देखिए मैं ले रहा हूं गुरुत्वीय विभव कौन सी राशि है, गुरुत्वीय विभव कौन सी राशि है, जरा बताइएगा इसको, गुरुत्वीय विभव कौन सी राशि है। चलिए तो कौन सी राशि है, ध्यान में रखिएगा कौन सी राशि है। एक और हम लेते हैं, जरा इसको भी बताइए आप लोग। चौथा नंबर ये है, क्या विशिष्ट उष्मा कौन सी राशि है, विशिष्ट उष्मा कौन सी राशि है, विशिष्ट उष्मा आपको कौन सी राशि है ना, विशिष्ट उष्मा कौन सी राशि है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कौन सी राशि है। अभी तुरंत मैंने आपको कहा है कि देखिए, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी भौतिक राशि में अगर फ्लक्स लगा हो तो ध्यान में रखना है कि यह अदिश राशि होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। किसी भी राशि में अगर क्षेत्र लगा हो भाई साहब, तो आपको पता है ये कौन सी राशि हो गई, तो सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि। किसी में भी अगर विभव लगा हो तो भाई साहब ये कौन सी राशि होगा, तो अदिश राशि हो जाएगा। अगर उष्मा लगा हो तो याद रखना है कि यह अदिश राशि होगा, है ना, स्केलर क्वांटिटी होगा। और आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी में दो ही प्रॉपर्टी होता है, एक इसका परिमाण होगा, दूसरा इसका मात्रक होगा। सदिश राशि में तीन प्रॉपर्टी होता है भाई साहब, एक क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, तो ठीक है इसका यूनिट होगा, तीसरा क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन वो भी तीन डायरेक्शन होगा, एक होगा एक्स एक्सिस में, दूसरा होगा वाई एक्सिस में, और तीसरा होगा जेड एक्सिस में। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, आपको एकदम याद रखना है बच्चे, बराबर इस तरह का प्रश्न पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर एकदम क्लियर है कि आपका आंसर हो जाएगा स्पीड। याद रखिएगा, चाल जो है वह या गति इसी को बोलते हैं, यह अदिश राशि है, जबकि विस्थापन और वेग दोनों आपका सदिश राशि होता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं के बीच, यहां देखिए दो बिंदु हैं, ये मान लीजिए एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, और यहां से यहां तक ले जा रहा है कितना आवेश को, तो 5 कूलम आवेश को। ध्यान में रखिए बच्चे, करा विभवांतर दिया हुआ है, इसके बीच का विभवांतर आपको दिया हुआ है, वो है 16 वोल्ट, है ना, 16 वोल्ट है। तो विद्युत ऊर्जा, ध्यान में रखना भाई मेरे, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो एकदम याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना। चार्ज का मान 5 है और पोटेंशियल का मान कितना दिया हुआ भाई, तो 16 वोल्ट दिया हुआ है, 16 पंचे कितना 80, और ये जूल में आ जाएगा। ध्यान में रखना है किस में आएगा, जूल में आ जाएगा। तो आंसर क्लियर है, 80 जूल होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, जब भी आपको क्या दे कि विभव और इसके बीच में रिलेशन की बात करेगा, किसके बीच में, तो आवेश के बीच में, तो आपको विद्युत ऊर्जा U बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। ध्यान में रखिएगा, और चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो बच्चे मेरे वोल्ट होता है। और ये देखिए दोनों को गुना करेंगे तो आपको जूल आपका एनर्जी हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, कहां ध्यान लगा रहे हैं भाई। चलिए यहां देखिए, उष्मीय ऊर्जा होता है, क्या होता है भाई साहब, था ना, उष्मीय ऊर्जा क्या होगा, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा कि उष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है, थर्मल एनर्जी की चर्चा कर रहा है। और थर्मल एनर्जी क्या होता है, तो ये देखिए दो वस्तु है ना, दो वस्तु है, ये मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो आपको पता है कि अगर T1 बड़ा होगा T2 से, तो ऑलवेज ठीक है उष्मा का प्रवाह किधर से किधर, तो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर होगा। तो ये जो तापमान यानी उष्मा का प्रवाह ठीक है आपको तापांतर के कारण होता है, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, तो आपको उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान में रखना है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है तापांतर के कारण, तापांतर के कारण है ना, किसका, तो उष्मा का प्रवाह। ध्यान में रखिए बच्चे, उष्मा
का प्रवाह, है ना, उष्मा का प्रवाह, यही आपको कहलाएगा क्या, इसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी कहा जाता है। यानी जल के 1 केल्विन तापमान के बराबर ये नहीं होता बच्चे, आपको ये पता होनी चाहिए कि जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, ठीक है, आपको जितने उष्मा की आवश्यकता होती है, 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं, एक इंटरनेशनल कैलोरी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है, ठीक है, आपको एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी किसको कहते हैं। तो यदि जल का तापमान, ध्यान में रखिए बच्चे, जल का तापमान कितना, तो भैया जल का तापमान यदि आप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो इसे एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, 1 इंटरनेशनल, ठीक है, कैलोरी कहा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा हो गया, और ये क्या होता है, तो बीपी, है ना, बीपी ऑफ वाटर होता है, यानी जल का क्वथनांक आपको कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान में अंतर के कारण उष्मा के प्रवाह को आप उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है कि थर्मल एनर्जी जो है वो क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हीट ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी इज नोन एज क्या बच्चे, तो थर्मल एनर्जी कहलाता। तो कहीं से भी कंफ्यूजन है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब क्या होगा। भाई साहब आपको पता है कि गैस का दाब, याद रखिए गैस का दाब, है ना। चलते हैं गैस का दाब हम करते हैं, कैसे करते हैं भैया, तो ये देखिए, ये आपको एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर ले लिए, इसमें बहुत सारे गैस अणु लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारा हम गैस अणु ले रहे हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, ये बहुत सारा गैस अणु आप ले रहे हैं, ले लीजिए, है ना। ये गैस अणु लिए, ये भी गैस अणु लिए, ये भी गैस अणु लिए, ये भी गैस अणु लिए। तापमान को बढ़ाने पर भाई मेरे, आपको अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि गैसों का, याद रखिएगा, गैसों की गतिज ऊर्जा, है ना, गैसों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तापमान का समानुपाती होता है। गैसों की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती होता है, एकदम क्लियर रखिए, गैसों की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती। और जब तापमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, तो ये गैस का काइनेटिक एनर्जी जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इस पर, ठीक है, क्या करेगा, तो फोर्स अप्लाई करेगा बच्चे, फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से आपको, ठीक है, प्रेशर जो है, प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा ये क्या होगा, कोलाइड करेगा कि आपको फोर्स का मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से, ठीक है, आपको क्या होगा भाई मेरे, तो आपका प्रेशर का मान बढ़ जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही किसी, ठीक है, गैस का आप तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गैस जो है वो तीव्र गति से आपस में टकराएगा और फोर्स क्रिएट करेगा अत्यधिक मात्रा में, और आपके कंटेनर की दीवार पर भी जा जाके टकराएगा, जिसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स के बढ़ने से आपको पता है प्रेशर का मान क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही फोर्स बढ़ा तो आपको पता है प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। सही बात है, क्यों बढ़ेगा, तो आपको पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसका, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है भैया, तो ये इंक्रीज कर जाता है, ये क्या होगा, काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपको दाब का मान बढ़ जाएगा। तो गैस अणु एक दूसरे को और अधिक प्रतिकर्षित करेंगे, गलत बात है। गैस अणुओं की स्थिति ऊर्जा, ये गलत बात है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जितना ज्यादा, ठीक है, आपको तापमान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ेगा गैस अणुओं के बीच, दीवार पर कोलिजन बढ़ जाएगा, धक्का ज्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से दाब का मान आपको बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चे, ये बहुत लाजवाब कंसेप्ट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। एकदम मेरे कंसेप्ट याद रखिएगा, मजेदार है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, कई बार मैंने कहा है बच्चे, है ना, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। ये देखिए, ये दंड चुंबक है, ये चुंबक है दंड चुंबक, और ये उधर हो गया नॉर्थ, यानी किनारे से ठीक पहले, और किनारे से ठीक पहले क्या हुआ, साउथ हो गया, है
है ना। तो ये दंड चुंबक है, और दंड चुंबक में आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चुंबक के बाहर, ये देखिए किधर से किधर चला, तो आपको ठीक है उत्तर से दक्षिण की तरफ चला, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये देखिए आपको बाहर किधर चला, उत्तर से दक्षिण की तरफ। लेकिन चुंबक के अंदर किधर से किधर जाएगा, तो ये देखिए आपको दक्षिण से उत्तर, यानी आपको याद रखना है कि आउटसाइड है ना, आउटसाइड द क्या बच्चे, तो आपको बार मैग्नेट क्या होगा, आउटसाइड द बार मैग्नेट, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो किसका, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन, ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। ध्यान में रखना बच्चे, आउटसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, क्षेत्र रेखा की दिशा जो होगी, क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर, तो भैया मेरे आपका ये जो दिशा होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, एकदम ध्यान में रखना है। लेकिन ठीक है चुंबक के अंदर किधर से किधर दिशा होगा, तो चुंबक के अंदर एकदम याद रखिएगा, चुंबक के अंदर इसकी दिशा जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। इसीलिए ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है यह क्लोज्ड लूप होता है। ध्यान में रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, जो भी कहिए क्षेत्र रेखाएं, ये क्या होगा, तो भाई साहब यह बंद लूप होता है, क्लोज्ड लूप होता है, बंद लूप है ना। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज्ड लूप होता है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, क्लोज्ड लूप होता है, और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ध्यान में रखिएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटता है ना। ध्यान में रखिए, कई बार मैंने कहा तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये गलत बात है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एकदम सही है ना। क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। देखिए ठीक है, चुंबक के बाहर इसका जो है क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाता है, और वहां से आपको ठीक है किधर जाएगा, तो बच्चे साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो ये भी आपको सही है ना, ये दोनों कंसेप्ट आपका सही है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। अभी तुरंत मैंने कहा था कि देखिए जैसे प्रिज्म से आप किसी प्रकाश की किरणों को गुजारिए तो न्यूटन साहब बोले, क्या बोले कि भाई आपका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा वायलेट का, और सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होगा, तो रेड का होगा। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका, तो बैगनी का। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिस्पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। याद रखना बच्चे, वर्ण विक्षेपण जो है, वर्ण विक्षेपण, ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो तरंग दैर्घ्य का, 1/, तरंग दैर्घ्य का। जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो बच्चे जिसका तरंग दैर्घ्य आपको अधिक होगा उसका वर्ण विक्षेपण कम होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, और डेविएशन भी आपको सबसे कम होगा, ध्यान में रखना है। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, जिसकी वजह से आपको इसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा, और इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे अधिक होगा, ध्यान में रखना है। दूसरा कंसेप्ट याद रखना बच्चे, दूसरा कंसेप्ट कहता है कि देखिए अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, तो बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये क्या होगा, तो भाई साहब एकदम ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। यानी आपको याद रखना है कि लाल का है ना, रेड का बच्चे, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है ना। और बैगनी का, वायलेट का, याद रखिएगा वायलेट का जो है, ठीक है, वायलेट का आपको क्या होगा, तरंग दैर्घ्य, तो अपवर्तनांक जो है वायलेट का सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पाइए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है, तो भाई साहब सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश आपका बैगनी है, क्योंकि मैंने कहा है कि वायलेट का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायलेट का अपवर्तनांक क्या होगा, तो भाई साहब ये देखिए 1/वेवलेंथ होता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका क्या होगा भाई, वह सबसे अधिक अपवर्तित भी होगा। तो कौन सा अपवर्तित हुआ, तो बैगनी सबसे अधिक अपवर्तित होगा। देखिए पर्पल ये गलत दिया हुआ है, ये वायलेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए था इंग्लिश में, वायलेट होना चाहिए था। ध्यान में रखिएगा सबसे अधिक, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना बच्चे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट आपके सामने में नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, परमाणु जो होता है ना, परमाणु ध्यान में रखिए बच्चे,
परमाणु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमाणु, ठीक है, आपको कंसेप्ट किसने दिया? तो परमाणु कंसेप्ट दिया, ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट दिया सबसे पहले आपको कन्नाद मुनि ने, ध्यान में रखना बच्चे, कन्नाद ने दिया, है ना, कन्नाद मुनि ने। लेकिन यही अगर इंग्लिश हो जाएगा, ये देखिए परमाणु तो हो गया आपको कन्नाद मुनि ने, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कन्नाद मुनि ने इसके बारे में बताया था। लेकिन अगर यही पर एटम हो गया, एटम, तो एटम कंसेप्ट दिया किसने? याद रखना, एटम का कंसेप्ट दिया किसने? तो याद रखिए डोमेक्रिटस, डोमेक्रिटस ने, डोमेक्रिस्टस ने दिया था। ध्यान में रखिए बच्चे कि एटम का कंसेप्ट किसने दिया? तो डोमेक्रिस्टस ने दिया था, डोमेक्रिस्टस ने दिया था, है ना, एकदम याद रखिएगा इसको। और यह भी ध्यान में रखना है कि अगर एटॉमिक थ्योरी आएगा, एटॉमिक थ्योरी, देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है बच्चे इसमें, तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है। एटॉमिक थ्योरी जो है ना, ये किसने दिया? तो एटॉमिक थ्योरी एट फर्स्ट गिवन बाय, ध्यान में रखिएगा, एट फर्स्ट गिवन बाय किसने दिया? तो एटॉमिक थ्योरी जो है सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने, ध्यान में रखना बच्चे, जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो तीनों कंसेप्ट याद रखिएगा कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? तो कन्नाद मुनि ने, है ना। एटम का कंसेप्ट किसने दिया? तो डोमेक्रिस्टस ने। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना। अब देखिए परमाणु में मैं बार बार बताता हूं कि देखिए परमाणु के दो भाग हैं, है ना, परमाणु के दो भाग होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ, ठीक है, एटम। परमाणु के दो भाग होते हैं, कौन कौन भैया? मेरे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? नाभिक, है ना, नाभिक, ये केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है परमाणु का ये भाग। और न्यूक्लियस जब भी चर्चा करेंगे तो यहां न्यूट्रॉन और एवं प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। और नाभिक जो है ये क्या होता है? तो धनात्मक होता है, ध्यान में रखिएगा, धनात्मक होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है, धनात्मक होता है, याद रखना बच्चे। नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होगा, या अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻13 सेंटीमीटर होगा। नाभिक का जो घनत्व होता है याद रखिएगा कि 10⁻17, है ना, याद रखिएगा। नाभिक का जो घनत्व होता है बच्चे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो कितना होगा? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस याद रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? तो भैया 10⁻17, है ना, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये डेंसिटी है, घनत्व है, नाभिक का घनत्व है। और ये त्रिज्या है बच्चे, नाभिक की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं कक्षा, याद रखिएगा। दूसरा भाग को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। जहां याद रखना ऑर्बिट होता है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो परमाणु के कितने भाग? तो परमाणु के दो भाग, कौन कौन? पहला नाभिक, न्यूक्लियस, और दूसरा आपको कक्षा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये एकदम याद रखना बच्चे, लगाता है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, है ना, 10⁻13 सेंटीमीटर, या अगर मीटर में बात करते तो 10⁻15 मीटर होता है। तो अच्छा प्रश्न है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, और ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, याद रखिए बच्चे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए है तो बड़ा इजी क्वेश्चन, है ना, लेकिन कंफ्यूज करेगा लड़का। देखिए टमाटर में याद रखना बच्चे, टमाटर में कौन कौन सा अम्ल होता है? तो सबसे पहले अम्ल होता है ऑक्जेलिक एसिड, याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड होता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा बच्चे, साइट्रिक एसिड होता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है ना, तीसरे नंबर पर आपको मेलिक एसिड होता है। मेलिक एसिड बोलिए कि सर मेलिक एसिड तो सेब में होता है, लेकिन इसमें भी होता है। और तीसरा नंबर पर होता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा कि आपका जो, ठीक है, टमाटर है उसमें 4 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। एकदम कंफ्यूज नहीं होना भाई मेरे, पहला ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा साइट्रिक एसिड, तीसरा मेलिक एसिड, चौथा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो यहां देखिए साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल तो है, तो ए और बी तो पक्का है। ये देखिए क्या कह रहा है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल अगर रहता तब आप ऑक्जेलिक एसिड मार देते, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा ए और बी दोनों होगा, आंसर एकदम क्लियर करके डी मार दीजिएगा भाई। और लैक्टिक एसिड जो होता है ना, ध्यान में रखना है, ये दूध में, है ना, दूध में, है ना, फिर आपको दही में, है ना, दही में, फिर आपको अवायवीय श्वसन, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन अगर होता है तो अवायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो अवायवीय श्वसन में या मांसपेशी में उत्पन्न होता है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई मेरे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होगा, तो ये देखिए सब हो जाएगा, है ना।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया है। तो अच्छा प्रश्न है बच्चे, क्लोर क्षार अभिक्रिया हमको लगता है 10th क्लास का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है आपको बोर्ड का, और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहां देखिए NaCl को ले लीजिए एक्वस अवस्था में। ध्यान में रखिए बच्चे कि यदि ठीक है आपको सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, टेबल सॉल्ट, तो द्रवित अवस्था में, ध्यान में रखिएगा, द्रवित अवस्था में इसको क्या बोलते हैं, तो द्रवित अवस्था में यह ब्राइन कहलाता है। यह ब्राइन कहलाता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राइन क्या है। ब्राइन कहलाता है, ब्राइन इसको कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहलाएगा, तो ब्राइन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि NaCl एक्वस अवस्था में ले लीजिए, और जल ठीक है भी ले लीजिए एक्वस अवस्था में। ध्यान में रखिए बच्चे, ये जल ले लीजिए लिक्विड अवस्था में, ये द्रवित अवस्था में। अब क्या किए, तो बच्चे ये देखिए, ये टूट गया दो भाग में, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, और ये भी टूट गया दो भाग में, ये टूट गया H प्लस और किस में, तो OH माइनस में टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है ना, ये देखिए सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा बोलेंगे, तो कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। और बच्चा मेरे ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, यह आपको चला गया कहां पर, कैथोड पर, और आपको H2 के रूप में ऑब्टेन हुआ गैस के फॉर्म में। और ये क्लोरीन जो है चला गया कहां पर, तो भैया ये चला गया एनोड पर, है ना, एनोड पर चला गया, और वहां पर क्या हुआ, तो भाई ये क्लोरीन गैस के रूप में प्रोड्यूस हो गया। तो याद रखिए, एकत्रित कर लिया गया, यानी आपको NaCl, है ना, NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करके, याद रखना बच्चे, आपको NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करके, यानी विद्युत अपघटन करा करके, यह H2O ले लीजिए, है ना, H2, और ठीक ये क्या बन गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, और आपको H2 गैस बन जाएगा। यानी ये देखिए, यह कहां पर प्राप्त होगा, तो भैया ये एनोड पर प्राप्त होगा, ये कहां प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त होगा। ये क्या है, तो ये क्षार है, इसीलिए ठीक है क्लोरीन प्राप्त हुआ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बोलते हैं इसको, क्षार प्राप्त हुआ, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। याद रखिएगा, क्लोर ठीक है, क्लोर और अल्कली रिएक्शन कहते हैं, अल्कली रिएक्शन कहा जाता है। तो एकदम क्लियर रखना बच्चे, यानी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा आप क्या करते हैं, तो भैया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस प्राप्त करते हैं, और इसी अभिक्रिया को आप क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये H2O कर लीजिएगा इसको। चलिए, अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे। कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है, तो भाई साहब बड़ा अच्छा इसमें ऑप्शन है, सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, आयतन शून्य हो जाता है, द्रव्यमान शून्य हो जाता है। ये देखिए ऑप्शन बड़ा बेजोड़ है ना, एब्सोल्यूट जीरो। अब आपको मैंने कई बार कहा है कि देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी आता है, तो एब्सोल्यूट जीरो जब भी आता है, तो आपको पता है ये 0 केल्विन होता है। ये ओके नहीं है बच्चे, 0 केल्विन है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस आता है। और पहला कंसेप्ट कहता है, क्या कहता है, कि सभी आणविक गतियां, याद रखिएगा, सभी आणविक गतियां, यहां क्या होगा, तो भैया मेरे सभी आणविक गतियां, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन, सभी आणविक गतियां, ये क्या होगा, तो गतियां याद रखिएगा रुक जाती हैं। पहला कंसेप्ट है, रुक जाती हैं। दूसरा क्या होगा भाई, आपको कंप्लीट जो कैनेटिक एनर्जी है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये क्या होगा, तो भैया ये शून्य हो जाता है ना। और ठीक है, आपको परम शून्य ताप से ऊपर, है ना, हल्का सा पहले, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर, परम शून्य ताप से थोड़ा सा पहले, याद रखना बच्चे, परम शून्य ताप, है ना, परम शून्य ताप से क्या, तो ताप से थोड़ा पहले, है ना, आपको थोड़ा पहले किसके अनुसार, तो भैया ये चार्ल्स के अनुसार, किसके अनुसार, चार्ल्स के अनुसार क्या होगा, तो आयतन भी आपको 0 हो जाएगा, आयतन भी क्या होगा, वॉल्यूम भी आपका 0 हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस शून्य हो जाता है। अब परम शून्य ताप से थोड़ा पहले ही, है ना, आपको गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है, लेकिन परम शून्य ताप पर यह नहीं होगा भाई, है ना। तो ये देखिएगा आयतन शून्य होता है कब, तो परम ताप से थोड़ा पहले, परम ताप से
थोड़ा पहले, ध्यान में रखना बच्चे, थोड़ा पहले होगा। किसके अनुसार? चार्ल्स के अनुसार, है ना, चार्ल्स वैज्ञानिक थे उसके अनुसार। तो परम ताप को डिफाइन करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। परम शून्य ताप को डिफाइन करने के लिए केवल दो ही चीज का यूज करेंगे। पहला, आपको सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट हो गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यही दो कंसेप्ट परम शून्य ताप को डिफाइन करता है कि वह तापमान जिस पर सभी आणविक गतियां शून्य हो जाती हैं या रुक जाती हैं, कुल गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ऐसे तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ये अपने मन से हम नहीं बता रहे बच्चे, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना। और आपको यही ध्यान में रखना है, ये मत समझिएगा कि सर ठीक है कि आपको आयतनों शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप से पहले ही आयतन शून्य हो जाएगा, है ना। इसीलिए परम शून्य ताप को डिफाइन करने के लिए आप आयतन शून्य नहीं लेते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन का प्रारूप जैसा रहता है उसी तरह का आंसर होता है। मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, है ना। भले ही आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है ऐसे क्यों कर दिए, तो भैया हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रहा है कि परम शून्य ताप को डिफाइन करने के लिए आप कभी भी आयतन शून्य नहीं लेंगे, क्योंकि आयतन थोड़ा दूर पहले ही शून्य हो जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर ए नंबर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा किसी संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। भाई साहब आप क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं उससे हमको नहीं पता है, हमको बस एक पता है। क्या पता है कि संक्रमण धातु डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ध्यान में रखे बच्चे, कौन सा ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई बात नहीं है ना। और याद रखना है कि ठीक है आपको अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का अधिकतम ठीक ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान में रखिए बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर है ना क्या होगा, तो भैया ये होता है, ध्यान में रखिएगा, NS, यानी ठीक है NS और N-1 d ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, NS और N-1 इंटू डी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, तो NS और N-1 इंटू डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए यहां कितना होता है और यहां कितना होता है, यही आपको देखना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं वैनेडियम। वैनेडियम आपको पता है बच्चे, वैनेडियम मतलब 23 है ना, 23 हो गया। अब इसका निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है वैनेडियम का, तो पता है आपको 1s2 ठीक है, 2s2 और क्या हो जाएगा 2p6, ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। उसके बाद 3s2, फिर लिखिए 3p6 और देखिए क्या होगा भाई, 3p6 हो गया। अब यहां पर आ जाएगा क्या, तो 3p6 के बाद तुरंत आ जाएगा 4s2 है ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहां देखिए क्या होगा, तो 3d3 भाई मेरे, ये देखिए 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में क्या होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5 है ना। चलिए सबसे अधिक किसका होगा, तो भाई साहब याद रखना है कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिए रुथेनियम है, जरा इसका देखिए भाई साहब, इसका देखिए रुथेनियम का आप ले रहे हैं, परमाणु संख्या 44 होता है। चलिए करते हैं 1s 2s 2p ठीक है, उसके बाद लीजिए 3s याद रखिएगा, उसके बाद लेते हैं 3p, फिर क्या लेते हैं 4s, फिर क्या लेते हैं 3d, फिर क्या लेते हैं, तो भाई साहब 3d के बाद तुरंत आ जाएंगे 4p पर, और फिर क्या लेंगे, तो बच्चे ये आएंगे 5s पर है ना, 5s अंत में आ जाइए कौन सा, तो भाई ये 4d आ जाते हैं। अब देखिए करिए, तो 2 2 4 है ना, 6 10 2 12 6 18 2 20 है ना, 20 और 10 30 30 6 36 36 2 कितना हो गया 38, 36 2 38, याद रखना बच्चे ठीक है, 38 38 और 6 44 है ना, 38 6 44 ध्यान में रखिए। अब देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए 6। याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका किसका होता है, तो भाई साहब आपको 2 का होता है, एक रुथेनियम का और दूसरा होता है किसका, तो ध्यान में रखिए ओस्मियम का, और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने कहा दिया कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण धातु का ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं भैया, तो आपको मैंने कहा दिया NS इंटू N-1d लास्ट ऑर्बिटल का, किसका, तो लास्ट ऑर्बिटल का, ध्यान में रखना भाई मेरे, लास्ट
ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वही क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन संख्या होता है किसका, संक्रमण धातु का। और सबसे अधिक संक्रमण धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो दो कंपाउंड का, दो एलिमेंट का मैंने कहा है, एक रुथेनियम और दूसरा ओस्मियम। रुथेनियम का तो मैंने बना भी दिया है बच्चे, ओस्मियम का 76 होता परमाणु संख्या, बना के देख लीजिएगा। यहां भी मैक्सिमम क्या होगा, तो +8 ही आएगा। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चे, ये कंसेप्ट बड़ा मजेदार होता है और जब तक कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया तब तक और मजा नहीं आ सकता है आपको, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट एकदम पकड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो भैया हीलियम जो होता है ना, ये कभी, ठीक है, कभी यौगिक नहीं बनाता है, याद रखना है, यह कभी यौगिक नहीं बनाता है, कभी यौगिक नहीं बनाता है, याद रखना है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हीलियम से कोई यौगिक बन गया होगा, कभी यौगिक नहीं बनाता है ना, नहीं बनाता है, कभी भी नहीं बनाएगा बच्चे। इट कांट, ठीक है, फॉर्म कंपाउंड्स इन एनी केसेस। नियोन भी आपको यौगिक नहीं बनाएगा, लेकिन जेनॉन, याद रखना बच्चे, जेनॉन आपको यौगिक बनाएगा। जेनॉन फ्लोराइड Fe2, जेनॉन XeF4, ठीक है बच्चे, जेनॉन जो है F6, ध्यान में रखिएगा, जेनॉन ऑक्साइड, ध्यान में रखना है। तो ये सब कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका जेनॉन करता है बच्चे, एकदम याद रखना है। जेनॉन तरह तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एकदम ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपका जेनॉन जो है ना, जेनॉन जो है XeO3 है ना, और ये देखिए XeO4, ये सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन जेनॉन करेगा। और जेनॉन को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे मेरे सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनॉन यौगिक क्यों बनाता है, जेनॉन यौगिक क्यों बनाता है बच्चे, है ना, जेनॉन यौगिक क्यों बनाता है, और ठीक है याद रखिए क्यों बनाता है ना। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, जेनॉन क्यों यौगिक बनाता है, क्योंकि ये तो निष्क्रिय गैस है, नहीं बनाना चाहिए था यौगिक, लेकिन फिर भी जेनॉन आपको यौगिक बनाता है। तो भाई साहब क्यों बनाता है जेनॉन यौगिक, तो जेनॉन यौगिक इसलिए बनाता है कि जेनॉन जो है, जेनॉन का लोभ, ध्यान में रखना बच्चे, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन जो है, जेनॉन किसके साथ, तो भाई विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, ध्यान में रखिएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, है ना, तत्व के साथ यह लोभ बना लेता है, लोभ बना लेता है भाई मेरे, लोभ बना लेता है ना, और ठीक है लोभ बना लेता है, और ये क्या करेगा कि यौगिक का फॉर्मेशन कर देता है। ये देखिए जेनॉन मान लीजिए ये है, तो ये लोभ बना लिया, ऐसा लोभ बना लिया, और यहां पर फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन की तरफ ये झुक गया है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ झुक गया है, जिसके कारण यह ठीक है एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा किसके साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, है ना बच्चे। तो ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका, यौगिक का। ये केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही यह गुण प्रदर्शित करता, अन्य किसी के साथ यह ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं करता। यही कारण है कि सबसे क्रियाशील कौन हो गया, तो जेनॉन हो जाता है। तो बच्चे इस कंसेप्ट को एकदम याद रखिएगा, लोभ का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, कौन है नाभिक स्नेही, तो बच्चे याद रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ध्यान में रखिएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, वह क्या होगा, तो नाभिकीय स्नेही होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है, डोनेट करने की क्षमता रखता है, डोनेट करने की क्षमता रखता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, क्षमता रखता है, वो क्या होगा, रखता है ना, वह न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होता है। न्यूक्लियोफिलिक होता है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, रिएजेंट होता है ना। अब प्रश्न बनाते हैं, ये देखिए R3N है भाई साहब, ये देखिए 3 ठो तो यहां से ले लिया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको है, ये किसी को भी डोनेट करने की क्षमता है इसमें, ये डोनेट कर देगा, क्योंकि यहां 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ठीक है आपको अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया एल्काइल ग्रुप, इसीलिए यह क्या हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रखना है बच्चे,
मैंने क्या कहा कि एल्काइल जो है, ये देखिए ये नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल जो है, ठीक है, ये जुड़ गया, ये 3 एल्काइल जुड़ गया और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको है, ये डोनेट करने की क्षमता रखेगा और यह न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिए SO3 है बच्चे, आपको पता है कि मान लीजिए H2SO3 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करता है ना, गेन करता है, इसीलिए यह न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ध्यान में रखना बच्चे। और यहां देखिए NO2 प्लस है, NO2 प्लस है, तो बच्चे ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि 2 दूनी 4 और ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है कि ये डोनेट कर सके, इसीलिए यह भी क्या है, तो भैया ये भी आपको, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये भी क्या हुआ, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो दोनों आपका इलेक्ट्रोफिलिक है और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चे कि न्यूक्लियोफिलिक वह होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए R3N जो है आपका, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक ये दोनों SO3 और NO2 जो है आपको क्या होगा, तो आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। बच्चे ये देखिए SO3 है ना, तो आपको पता है H2SO3, ऐसे भी देख लीजिए H2SO3 है, तो भाई ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा, इसीलिए क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। यहां देखिए NO2 है, तो आपको पता है ये क्या बना लेगा, HNO2 मान लीजिए बनाया, HNO2 बना लेते, ये H प्लस और ये NO2 माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखना बच्चे। तो यहां भी ये क्या होगा, तो ये आपको, ठीक है, निगेटिव चार्ज वाला होगा, है ना, पॉजिटिव भले ही दे दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया मान लीजिए, है ना, तो ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक ही रिएजेंट है ना, तो याद रखना आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, कारण एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो बच्चे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट कहता है कि जिसमें क्या होगा, जिसमें कम से कम, याद रखिएगा, जिसमें कम से कम क्या होगा, कम से कम, है ना, कम से कम एक आपको डबल बॉन्ड, याद रखना, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान में रखना बच्ची कि कम से कम एक ठो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, उसे ही आप क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जरा देखिए हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है बच्चे C6 और H14 होता है, कहीं से भी आपको ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, और ब्यूटेन ये भी एल्केन है बच्चे, यानी C4 और H10 हो गया, ये भी एल्केन है, तो कहीं से भी ये भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। और लेकिन बेंजीन जो है बच्चे, बेंजीन याद रखिएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देख लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई साहब, ये देखिए ऐसा होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और इसको याद रखना है क्या बोलेंगे, तो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाँ, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बच्चे, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो याद रखना ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये कैक्यूल ने दिया था, याद रखिएगा, कैक्यूल ने दिया था, कैक्यूल ने दिया था। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो भाई साहब ये कैक्यूल ने बताया था, जबकि बेंजीन की खोज किसने की थी, तो फेराडे महोदय ने किया था। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए, कल भी मैंने कहा था बच्चे कि याद रखिएगा कि, ठीक है, जब भी आपको क्या आएगा, तो ऋणायनी आएगा, ध्यान में रखिएगा, ऋणायनी आएगा या अपमार्जक आएगा, कल मैंने पढ़ाया था बच्चे ये प्रश्न, है ना, अपमार्जक अगर है यानी डिटर्जेंट है, तो भाई साहब डिटर्जेंट जैसे ही आ जाता है तो आपको पता है कि ये क्या होता है, तो यह होता है, ये होता है एल्काइल सल्फेट, है ना, एल्काइल सल्फेट, और या क्या होगा, एल्काइल सल्फोनेट होता है ना, एल्काइल सल्फेट या एल्केनोइल सल्फोनेट होता है, एल्केनोइल सल्फोनेट होता है, एल्केनोइल सल्फोनेट होता है, किसका, तो भाई मेरे एकदम ध्यान में रखिएगा, या एल्काइल सल्फेट या एल्काइल सल्फोनेट होता है, किसका, सल्फोनेट उच्च वसी अम्ल का होता है, हायर फैटी एसिड का होता है, उच्च वसी अम्ल का होता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब उच्च वसी अम्ल का होता है, और इसे ही आप क्या कहते हैं, तो बच्चे अपमार्जक कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इसको सोपलेस सोप भी कहते हैं, सोपलेस सोप भी कहते हैं, और आसानी से खारे जल में क्या होता है, सोपलेस सोप कहा जाता है बच्चे, है ना, तो याद रखिएगा आसानी से ये क्या करेगा, खारा जल में भी झाग उत्पन्न करता है, और ये सिंथेटिक रूप से बनाए जाते हैं,
और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, याद रखना बच्चे, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं पीईजी, है ना, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी बोलते हैं। और इसमें याद रखना, इसमें है ना इथर ग्रुप होता है, ये देखिए इथर ग्रुप, है ना, इथर ग्रुप यानी ओ मतलब क्या हुआ, इथर ग्रुप, इसमें इथर ग्रुप होता है, इथर ग्रुप होता है, इथर समूह होता है बच्चे, इथर समूह होता है। कौन सा समूह होगा, तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में इथर समूह होता है, जो है ना, जो होता है, जो क्या बनाता है, तो जो इसे, ठीक है, जो इसे अनआयनिक बना देता है, अनआयनिक बना देता है, ध्यान में रखिएगा, अनआयनिक, है ना, आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनाता है, अनआयनिक, ठीक है, अपमार्जक बना देता है, अपमार्जक बना देता है, अपमार्जक बना देता है। जब भी आपको याद रखिएगा कि ऋणायनीय अपमार्जक होगा या धनायनीय अपमार्जक होगा, तो या तो सल्फेट होगा, है ना बच्चे, सल्फेट या सल्फोनेट होता है। ध्यान में रखना है कि धनायनीय अपमार्जक और ऋणायनीय अपमार्जक में क्या होगा बच्चे मेरे, तो याद रखना है कि सल्फेट या सल्फोनेट होता है, सल्फेट या सल्फोनेट होता है। अगर ये नहीं है तो ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपका अनआयनिक अपमार्जक होगा। तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल जो है यह, इसमें इथर ग्रुप होता है, इसमें सल्फेट ग्रुप नहीं होता है या सल्फोनेट ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से यह अनआयनिक अपमार्जक होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, और पिछले बार इस तरह का प्रश्न पूछा था, तो कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो भाई साहब हीलियम ले लीजिए। हीलियम क्या होता है, तो 2He4 है ना, 2He4 है, तो यहां देखिए न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या है 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आ गया, है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन होगा, है ना, ध्यान में रखना, कह रहा अनुपस्थित रहता है, न्यूट्रॉन क्या है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन आते हैं तो ऑक्सीजन होता है 8O, है ना, 16 होता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 घटा दीजिए, 8 हो गया। हाइड्रोजन लेते हैं बच्चे, हाइड्रोजन यानी इसका प्रोटियम लेते हैं, यानी कौन सा समस्थानिक लेते हैं, तो प्रोटियम लेते हैं। कई बार मैंने पढ़ाया है बच्चे, प्रोटियम जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो होता है 1H1 होता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन हो गया, 1 में से 1 को घटा दिए, 0 होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 होगा, है ना, यहाँ जो प्रोटॉन होगा बच्चे ये क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ भी 1 होगा प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो आपको आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है बच्चे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज एकदम ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। और यह जो है उदासीन कण है, जेम्स चैडविक ने किया था। और कौन सा कण है, तो भैया मेरे ये उदासीन कण होता है। कौन सा कण होता है, तो उदासीन कण होता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ बैच मेरे लिए भी बचा के रखिएगा भाई लोग, है ना, बहुत जल्दी मेरा भी बैच आएगा, और ठीक है तब ठीक है ढूंढिएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। और सर के क्लास से 100%, 99% नहीं बच्चे, 100% रिजल्ट होता है, 100%। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं होगा, है ना, सर की क्लास से, क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको कंसेप्ट देने में मेरे साथ कोई कंजूसी नहीं है। और देखिए, जैसे यही देखिए, धातु और अधातु दोनों गुणधर्म है ना, धातु और प्लस अधातु दोनों गुणधर्म है। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, तो धातु अधातु दोनों गुणधर्म है ना। टॉनिक बैच, ये बैच, वो बैच लीजिए, लेकिन ठीक है मेरे लिए भी स्थान खाली रखिएगा, बहुत जल्दी बैच आएगा मेरा, है ना। धातु अधातु दोनों गुणधर्म है, गुण धर्म है। चलिए, अच्छी बात है, याद रखना बच्चे, धातु अधातु दोनों गुणधर्म है। तो यानी ये क्या है, उपधातु है, उपधातु है, यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व जिसमें दोनों गुण हो वह उपधातु है ना। और उपधातु कौन कौन होता है भैया, ये देखिए बोरोन, किस वर्ग में, तो 13वें वर्ग में। याद रखना, 13वें वर्ग का पहला तत्व बोरोन होता है। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किस वर्ग में, तो 14वें वर्ग में। ध्यान में रखना बच्चे, 14वें वर्ग का तत्व हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर आ गया आर्सेनिक और एंटीमनी, ये किस वर्ग में, तो भैया मेरे ये 15वें वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का तत्व होता है ना। उसके बाद क्या, तो भैया टेल्यूरियम और पोलोनियम, ध्यान में रखिएगा, ये किस वर्ग का तत्व है, तो 16वें वर्ग का, 16वें वर्ग का तत्व होता है। यानी उपधातु बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
टेल्यूरियम और पोलोनियम, कुल मिला के 7 उपधातु होते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट कहता है 13वें वर्ग में कौन होगा, बोरोन होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग में होगा, आर्सेनिक एंटीमनी 15वें वर्ग में होगा, टेल्यूरियम पोलोनियम 16वें वर्ग में होगा। तो बोरोन और ठीक है ध्यान में रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या हुआ, तो ये सभी उपधातु हैं, दोनों में धातु और अधातु के गुण पाए जाएंगे। कार्बन में नहीं पाया जाएगा, आयोडीन में नहीं पाया जाएगा। कार्बन जो है बच्चे भले ये 14वें वर्ग का तत्व है, लेकिन ठीक है यह आपको ठीक है उपधातु नहीं है, है ना। इसको अधातु की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखेंगे, अधातु की श्रेणी में। आयोडीन हेलोजेन है बच्चे, ये भी अधातु है, हेलोजेन है और ये भी अधातु है, तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। 3 और 5 जो है अधातु है, 3 और 5 में उपधातु का गुण नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बड़ी अच्छी बात है बच्चे, हाइड्रोजन जो है ठीक है याद रखना है, अभी तुरंत हमने बताया था 1H1 होता है, सबसे अधिक मात्रा में ठीक है प्रोटियम पाया जाता है, प्रोटियम। और हाइड्रोजन जो है बच्चे याद रखिएगा कि यह ठीक है 2-3 बातें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ठीक है सबसे पहले क्या है, तो गंधहीन है, ध्यान में रखिएगा, गंधहीन गैस है, गंधहीन गैस होता है। कौन सा गैस है, तो गंधहीन गैस है, ध्यान में रखिएगा, गंधहीन यानी आपको स्मेल लेस हो गया, गंधहीन। रंगहीन होता है, ये भी ध्यान में रखना है, रंगहीन, है ना। फिर क्या होगा, तो भाई साहब स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। लेकिन अगर यहां H+ होता, H+, तब कैसा होता, स्वाद खट्टा, यहां में रखेगा। अगर हाइड्रोजन H+ हो जाए, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब इसका स्वाद कैसा होता, खट्टा होता है। रंगहीन हो गया, गंधहीन हो गया। और ज्वलनशील गैस है, ध्यान में रखना है, कैसा गैस है, तो ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील है, ये ध्यान में रखना बच्चे, काफी ज्यादा इसका ज्वलनशीलता होता है, यानी इनफ्लेमेबल गैस है। कैसे जलता है, तो बच्चे नागिन फटाका जैसा, पटपट के साथ, पटपट ध्वनि के साथ, नागिन पटाखा, आप नागिन फटाखा चलाए होंगे, है ना, पटपट ध्वनि के साथ जलता है, पटपट ध्वनि के साथ यह जलता है, ध्वनि के साथ जलता है। कौन, तो आपका साथ जलता है, ध्यान में रखना है। ये आपको क्या है, तो हाइड्रोजन है। तो ध्यान में रखना बच्चे ठीक है कि ये सारे गुण होते हैं इसमें। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है और यह ज्वलनशील गैस भी होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने, याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश। और सबसे ज्यादा ये कहां पाया जाता है, तो याद रखना बच्चे हेट्रोस्फेयर में पाया जाता है। हेट्रोस्फेयर यानी वायु जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन जल में घुलनशील है, ये देखिए गलत हो गया, हाइड्रोजन जल में घुलता नहीं है, याद रखना है, क्योंकि इतना हल्का होता है कि उड़ जाता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, हाइड्रोजन जल में नहीं घुलेगा, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर, केवल 1 सही है ना, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छी बात है भाई, क्या कह रहा है युग्म, कह रहा है कि आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, एकदम सही है बच्चे। आदर्श गैस समीकरण याद रखिएगा पीवी बराबर एनआरटी होता है। कहां से लाए, तो बच्चे बॉयल्स लॉ जो है ये कहता है कि आपका बॉयल्स लॉ साहब कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P, और चार्ल्स लॉ कहता है क्या, याद रखना है, चार्ल्स लॉ कहता है क्या, कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू T बच्चे, और तीनों दोनों को मिला देंगे। और एक और नियम लीजिए, एवोगाद्रो नियम, ये कहता है कि भैया आपको जो आयतन होगा, एवोगाद्रोज लॉ ये कहता है क्या, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी तीनों को मिला देते हैं तो आपको बन जाता है कौन, आदर्श गैस समीकरण बन जाएगा। ध्यान में रखिए बच्चे, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाद्रो नियम तीनों को मिला दीजिए तो बन गया पीवी बराबर एनआरटी, और आदर्श गैस समीकरण इसको कहते हैं। चार्ल्स नियम मैंने कहा अभी तुरंत V प्रोपोर्शनल टू T होता है, बॉयल नियम मैंने कहा है V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। केवल सही कौन है, तो केवल एक आपको सही है, केवल एक आपका सही है, बाकी सब क्या हुआ, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, हल्दी पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो प्रकंद खाते हैं, यानी याद रखना है कि प्रकंद जो होता है, प्रकंद इसको बोलते हैं राइजोम, क्या बोलते हैं, प्रकंद को बोलते हैं राइजोम, राइजोम कहते हैं इंग्लिश में। और ध्यान में रखना बच्चे कि अदरक, हाँ अदरक का आप राइजोम खाते हैं, है ना, हल्दी का आप राइजोम खाते हैं, राइजोम खाते हैं। और इस दोनों पर क्या होता है, तो बच्चे मैंने कई बार आपको कहा है, ये देखिए ये आपका अदरक है या हल्दी है जो भी कहिए, इसके ऊपर नोट्स और इंटरनोट्स होता है, यानी आपको नोट्स और क्या होगा, इंटरनोट्स होगा, है ना।
नोट्स और इंटरनोट्स पाया जाता है। इसी की वजह से इसको आप प्रकंद की श्रेणी में रख दीजिए। बच्चे आपको पता है आलू क्या है, तो आलू जो है ठीक है याद रखना कंद है, कंद है और इसको बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपका प्याज क्या है बच्चे? तो प्याज आपको याद रखना है कि बल्ब है ना, बल्ब कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है। सलकंद है बच्चे, है नहीं, आपको इसको क्या कहते हैं? सलकंद कहा जाता है, सलकंद कह दीजिए, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम एक तरह से पत्ती भी कह सकते हैं, एक तरह से पत्ती का भी ये रूपांतरण है। ध्यान में रखिए बच्चे। और फल तो बहुत सारा चीज होता है, जड़ भी बहुत सारा चीज होता है। जैसे जड़ में ले लीजिए, भूमिगत जड़ की बात अगर करेंगे तो गाजर, गाजर आपको क्या है? तो जड़ है आपको, ठीक है। आपको याद रखना है कि मूली क्या है? तो आपका जड़ है। ध्यान में रखना बच्चे, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये बैच आ रहा है और चल रहा है बच्चे, इसको लीजिए आप लोग, अपने बच्चे अपने भाई बहन को इसमें एडमिशन करवाइए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? अच्छी बात है बच्चे, हरे पौधे में क्या होगा? तो आपको पता है CO2, है ना। कितना? तो 6। किस के द्वारा? तो विसरण द्वारा। पौधे CO2 कैसे ग्रहण करता है? तो भाई साहब ये विसरण द्वारा पौधे CO2 ग्रहण करता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे में रंध्र होता है और स्टोमाटा होगा, और स्टोमाटा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करता है? तो विसरण द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा यह ग्रहण करेगा, विसरण द्वारा यह ग्रहण करता है। ध्यान में रखना बच्चे। दूसरा क्या होगा? ये देखिए 12S2, इसको क्या बोलते हैं? तो जल बोलते हैं, है ना। या इसको आप कह सकते हैं, विसरण मत कीजिए, ठीक है, आपको याद रखना बच्चे, ठीक है। इसको विसरण द्वारा ये ग्रहण कर लिया पौधा। और H2O जो है ये कैसे ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया परासरण द्वारा, है ना, परासरण द्वारा। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोल दीजिए डिफ्यूजन द्वारा, है ना। और इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चे ये ऑस्मोसिस द्वारा पौधा ग्रहण करता है। किसको? तो जल को। अब क्या हुआ? तो यहां देखिए, यहां दो चीज आ जाएगा, कल भी मैंने कहा था बच्चे, दो चीज आ जाएगा। एक तो क्लोरोफिल आ जाएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? तो याद रखना है प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा। कल मैंने कहा था कि देखिए कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दोनों प्रकाश आ सकता है। एक तो सनलाइट आ गया, सूर्य प्रकाश, और दूसरा क्या हो गया बच्चे? तो आपको आ गया, ठीक है, सनलाइट, और ले लीजिए, ठीक है, कृत्रिम प्रकाश। यानी दोनों प्रकाश यहां पर जरूरी होता है, कृत्रिम प्रकाश भी आवश्यक है ना। तो अब क्या बन गया? तो ये बन गया C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, और 6O2 बना बच्चे, है ना, ऑक्सीजन बाहर निकला। और फिर क्या हुआ? तो भाई मेरे 6H2O भी बाहर निकला। ये देखिए, ये किसके द्वारा निकलता है? तो जल के अपघटन द्वारा। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो ऑक्सीजन है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो भाई साहब ये जल के अपघटन द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। और ये किसने बताया था? तो ये बताया था हिल महोदय ने। हिल ने कहा कि देखिए, ठीक है, जल के अपघटन द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। नाइट्रोजन काहे लेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और मैंने कहा कि ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। याद रखिएगा बच्चे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आपको क्या होता है? तो आपका ऑक्सीजन, ठीक है, उत्पन्न होता है। और ये किसने कहा था? तो हिल नामक वैज्ञानिक ने। हिल ने कहा था कि देखिए, ठीक है, जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? बच्चे कपास जो है ना, याद रखना है कि यह बीज से प्राप्त होता है, यह बीज से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त। और ध्यान में रखना है कि ये क्या है? तो प्राप्त होता है, और यह आपको कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बराबर आपको फंसाएगा कि कपास है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, अच्छी बात है। कह रहा कि पदार्थ प्रोटीन नहीं है। भैया केस या बाल, आपको पता है कि ठीक है, किरेटिन प्रोटीन है, किरेटिन प्रोटीन कहा जाता है। किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। कौन? तो आपका, ठीक है, ये अब देखिए, ठीक है, आपको स्पाइडर सिल्क या सिल्क जो होता है बच्चे, ये प्रोटीन निर्मित होता है। सिल्क आपका प्रोटीन निर्मित होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, और याद रखिएगा कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए नंबर ही होगा, क्योंकि कपास जो है ये किसका? कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। तो कहीं से भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतु किस लक्षण में पादप के समान होते हैं? बच्चे, चाहे पादप हो या जंतु हो, पादप हो या जंतु हो, सुबह या शाम, कभी भी, हमेशा याद रखना है कि दिन और रात दोनों समय क्या करेगा? दिन और रात दोनों समय श्वसन करता है। अगर श्वसन नहीं करेगा तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है ना, चाहे पादप हो या जंतु हो। लेकिन एक चीज याद रखना है कि दिन में, है ना, दिन में याद रखना बच्चे, दिन में
पादप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और इसकी दर अधिक होती है, श्वसन की दर कम होती है। दिन में पादप में क्या होगा, आपको फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस याद रखिए बच्चे, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस की दर अधिक, है ना, और अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा अधिक होगा। और ठीक है, श्वसन दर कम होता है। श्वसन दर क्या होगा, तो भैया श्वसन दर कम होता है, लेकिन होता दोनों में है ना, कम होता है, याद रखना है, लेकिन दोनों समय होगा, रात और दिन दोनों में पादप और जंतु दोनों क्या करता है, तो भैया मेरे श्वसन करता है ना, याद रखना है। लेकिन बस अंतर कितना है कि पादप जो है दिन के समय में अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा, श्वसन की दर उसमें क्या होती है, कम होती है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिए बच्चे, रात में ज्यादा तीव्रता से पादप क्या करता है, श्वसन करता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन होता दोनों समय है, दिन में भी होगा और रात में भी होगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडरा जोड़ता है, तो ये आसान प्रश्न है बच्चे, है ना। कंडरा आपको पता है कि टेंडन बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, और मैंने कई बार कहा है कि देखिए जैसे ही टेंडन आएगा तो भैया ठीक है, ये किसको किसको जोड़ेगा, तो MBT, है ना, MBT मसल बोन टेंडन, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक मसल बोन, ठीक है, आपको टेंडन याद रखना है बच्चे। ये क्या होगा, मांसपेशी, है ना, मांसपेशी को किससे जोड़ता है, तो भैया ये मांसपेशी को याद रखना है कि आपको ठीक है अस्थि से जोड़ेगा। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने के लिए आपको टेंडन की आवश्यकता होती है। यहीं पर और हम बताते हैं कि देखिए आपको एक और होता है लिगामेंट, क्या होता है लिगामेंट, ये किसको जोड़ेगा, तो भैया इसके लिए हम BBL बोलते हैं, बोन बोन लिगामेंट होता है, बोन बोन लिगामेंट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हड्डी हड्डी को कौन जोड़ेगा, तो भाई मेरे लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और मसल और ठीक है, आपको मसल तो छोड़ दीजिए, मसल और आपको बोन को कौन जोड़ेगा, तो याद रखना बच्चे कि इसको टेंडन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है ना, एकदम ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो आंसर क्या होगा, पेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए टेंडन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे, निकोटिनिक अम्ल का मतलब वो विटामिन B3, है ना, विटामिन B3 होता है, और इसकी वजह से कौन सा होगा, पेलेग्रा रोग होता है। और पेलेग्रा मैंने कई बार कहा है कि देखिए पेलेग्रा बड़ा डेंजरस रोग होता है, और पेलेग्रा जो है ना त्वचा संबंधी रोग है, लेकिन इसको आजकल क्या कहते हैं, 3D डिजीज भी कहते हैं बच्चे, 3D डिजीज भी कहा जाता है, 3D डिजीज कहते हैं, कहीं कहीं 4D डिजीज भी कहते हैं, डिजीज कहते हैं, लेकिन 3D ज्यादा फेमस है ना। कौन कौन होगा, तो बच्चे इसमें क्या होगा, तो आपको 3 रोग हो जाता है। पहला होता है डेमेंशिया, यानी दिमाग खराब हो गया, डिमेंशिया हो जाएगा, दिमाग खराब। दूसरा क्या होगा, डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा रोग हो गया, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाता है। और बच्चे एक और रोग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, तो डेथ हो जाएगा, याद रखिएगा डेथ। लेकिन आजकल मैंने क्या कहा कि 3D तो कहते ही कहते हैं, साथ में 4D भी कह देता है कभी कभी लोग, है ना, 4D डिजीज भी होता है इसकी वजह से। एक और जोड़ दीजिए इसमें, कौन सा, तो डायरिया हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, डायरिया हो जाता है ना। तो याद रखना बच्चे, अगर डायरिया हो गया तब जाके मृत्यु हो गई तो इसका मतलब है आपको 4D डिजीज हो जाएगा। ये किसकी वजह से, तो पेलेग्रा के कारण। बेरी आपको पता है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसको थायमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, थायमीन कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। विटामिन C को स्कर्वी कहते हैं, यह भी त्वचा संबंधी रोग है ना, याद रखना बच्चे, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो बड़ा अच्छा बात है, पेलेग्रा विटामिन B3, निकोटिनिक अम्ल होता है, तो बड़ा अच्छा बात है। नेक्स्ट देखिए, फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाता है, तो कौन ले जाएगा भाई मेरे, है ना, तो ध्यान में रखना है ना, दिमाग खराब, हाँ बच्चे, है ना, दिमाग खराब, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, दिमाग खराब हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डेमेंशिया कहते हैं, है ना। फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कौन ले जाता है, तो अच्छी बात है। ये देखिए कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन शायद कल था, है ना आपके, ये देखिए मैंने हार्ट बनाया था, ये 4 चेंबर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, है ना। ये क्या हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, है ना। और ये क्या होता है, तो भैया मेरे ये राइट ऑरिकल हो गया, और ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल हो गया। कह रहा है कि फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर। अब देखिए, है ना, आपको पता है कि ये क्या हो, ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा है, और फेफड़े से, है ना, शुद्ध रक्त,
है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ध्यान में रखिएगा, ये फुसफुस सिरा द्वारा, है ना, पल्मोनरी, और इसको बोलते हैं वैन के द्वारा, है ना, वैन, इसको फुसफुस सिरा के द्वारा, फुसफुस सिरा द्वारा, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, फुसफुस सिरा बोलते हैं, सिरा द्वारा। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से? फेफड़ा से, फेफड़ा को बोलते हैं लंग्स, लंग्स से कहां पहुंचा? तो लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। और यहां पर आपको पता है यहां क्या पाया जाता है? तो भाई मेरे बायकप्सिड बल्ब पाया जाता है, और यहाँ ट्राइकप्सिड बल्ब पाया जाता है, और यहाँ से आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल से इसमें रक्त आता है, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है ना, तो फुसफुस धमनी कहा जाता है। तो याद रखना है, फुसफुस सिरा द्वारा, है ना, और फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। तो बच्चे फुसफुस सिरा दाहिने अलिंद में, दाहिने नहीं बच्चे, गलत बात है, फुसफुस सिरा बाएं अलिंद में, है ना, ये आंसर हो जाएगा, फुसफुस सिरा बाएं अलिंद में, लेफ्ट ऑरिकल में लेके जा रहा है, निलय में नहीं लेके जा रहा है, आपको अलिंद में लेके जाता है। तो अच्छा प्रश्न है बच्चे, याद रखना है कि पल्मोनरी सिरा ही एक ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त या आपका ये शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, एकदम याद रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, प्रवाह होता है। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? तो मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है ना आपके दिमाग में स्थित रहता है, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान इसका आकार होता है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, पीयूष ग्रंथि, या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, है ना। और इसके कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 2 भाग। पहला भाग क्या होता है? तो बच्चे अग्र भाग होता है ना, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं पश्च भाग, है ना, पश्च भाग कहते हैं, भैया मेरे पश्च भाग कहते हैं। और अग्र भाग से क्या क्या निकलता है? मैंने कई बार कहा है, ये देखिए ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकल गया, है ना। दूसरा ठीक है, TSH निकलता, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला। तीसरा FSH निकला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। फिर देखिए क्या निकलता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है ना। फिर और भी बहुत सारे हार्मोन यहां से निकलते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। पश्च भाग से केवल 2 हार्मोन निकलता है। पहला क्या निकला? तो बच्चे ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो बच्चे मेरे ऑक्सीटोसिन निकलता है। यानी कितने हार्मोन निकलते हैं? तो 2 हार्मोन, ADH और ऑक्सीटोसिन निकलता है। ध्यान में रखिए बच्चे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये अग्र भाग से निकलेगा, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अग्र भाग से, लेकिन वैसोप्रेसिन पश्च भाग से निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है इस तरह का। एक और यहां पर जोड़ लीजिए, ठीक है, SH बच्चे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, है ना, ये अग्र भाग से निकलता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है भाई, है ना, क्या कि C नंबर आंसर होगा। चलिए, सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो उत्पन्न होता है। भाई मेरे सिफिलिस जो है ना यौन रोग है, याद रखिएगा, यौन रोग है जो, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण होगा? तो जीवाणु के कारण होता है, बराबर पूछता है बच्चे, जीवाणु के कारण होता है, और याद रखिएगा कारण होता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो भैया मेरे ट्रेपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। एक और रोग होता है सिफिलिस के ही तरह, जिसको बोलते हैं गोनोरिया, याद रखिएगा, गोनोरिया बोलते हैं, ये भी यौन रोग है, और ये भी जीवाणु के कारण होता है। यानी जीवाणु के कारण 2 यौन रोग बड़ा फेमस है। एक आपको मैंने कहा क्या, सिफिलिस, और दूसरा क्या कहा? तो बच्चे गोनोरिया कहा। और ये नाइसेरिया गोनोरिया से होता है, नाइसेरिया गोनोरिया से होता है बच्चे। यही 2 जीवाणु जनित रोग है जो यौन, ठीक है, जनित रोग होता है। यहां देखिए विब्रियो द्वारा क्या होता है? विब्रियो कोलेरी, है ना, ध्यान में रखिए, कोलेरा होता है, हैजा बच्चे। विब्रियो कोलेरी किसकी वजह से होता है? विब्रियो के द्वारा आपको कोलेरा होता है ना, हैजा होता है। पोस्टुरेला के द्वारा होता है क्या बच्चे? प्लेग होता है। ध्यान में रखिएगा, प्लेग किसके द्वारा? तो पोस्टुरेला पेस्टिस के द्वारा या यर्सेनिया पेस्टिस द्वारा क्या होता है? तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे? तो प्लेग होता है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ट्रेपोनिमा पैलिडम से सिफिलिस रोग होता है, जीवाणु जनित यौन रोग है। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप
पूरा फेमस क्वेश्चन है। डेंगू जो है ना, इसको बोलते हैं ब्रोकन बोन फीवर, ध्यान में रखिएगा, ब्रोकन बोन फीवर कहते हैं, ब्रोकन बोन फीवर कहा जाता है। एक दूसरी बात क्या बच्चे कि इसको ब्रोकन बोन फीवर तो कहते ही कहते हैं, साथ में क्या कहेंगे तो याद रखना, ये एडिज एडेप्टीज, एडिज एडेप्टी मच्छर के काटने से होता है, एडिज एडेप्टी मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर के काटने से होता है। बहुत अच्छी बात है, काटने से होता है। कौन रोग बच्चे, तो डेंगू होता है, ध्यान में रखना है। और ठीक है, ये देखिए एडिज एडेप्टी मच्छर के काटने से होता है। बच्चे एनोफ्लिज मच्छर के काटने से, एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन होगा, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, तो ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे एलिल्स मतलब क्या होता है, तो एलिल्स मतलब हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टीटी कर रहे हैं ना, या टीटी कर रहे हैं, इसको एलिल्स कहा जाता है। फिनोटाइप ये शारीरिक ही होता है, याद रखना है कि शरीर में अंतर, लंबा है ना, लंबा बौना है ना, ये सब क्या हुआ, लंबा बौना ये सब क्या हुआ, तो भैया मेरे इसको फिनोटाइप बोलते हैं, यानी शारीरिक ही। और जीनोटाइप का मतलब हुआ, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण बच्चे, आनुवांशिक लक्षण जीनोटाइप होता है। आनुवांशिक लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं, है ना, जीनोटाइप कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण को आप क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। जैसे ठीक है, आपको क्या हुआ, ये टीटी कंप्लीट हो गया तो ये लंबा हो गया, है ना, पूर्ण रूप से लंबा, है ना, पूर्ण रूप से लंबा हो जाएगा, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे कि बौना, लंबा ये सब जितना भी होता है सब क्या हुआ, एलिल्स कहलाता है। तो आंसर आपको एकदम सी नंबर होगा। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को क्या कहा जाता है, तो जीनोटाइप्स कहते हैं, जीनोटाइप्स कहते हैं। तो आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित था, तो भाई मेरे ठीक है, डार्विन ने याद रखना है कि आपको दिया था क्या, तो बच्चे सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट दिया था। पहला सिद्धांत दिया था सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही आपके पर्यावरण में सर्वाइव करेगा। एक चीज, पहला चीज इन्होंने कहा। दूसरा क्या बच्चे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन्होंने कहा था, ये भी कहा था। और कहा था कि देखिए ठीक, ओवर प्रोडक्शन का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था, अरे ओवर प्रोडक्शन। और इन्होंने याद रखना बच्चे कि इन्होंने अपनी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में, ठीक है, इसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की चर्चा की थी। ये किससे रिलेटेड है, तो यह विकासवाद के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर यह आधारित है। और यह किस किताब में लिखा हुआ बच्चे, तो ये लिखा हुआ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में यह लिखा हुआ है। और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में किस किस बात की चर्चा है, तो बच्चे ओवर प्रोडक्शन का, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का चर्चा किया गया। यानी ये देखिए तीनों हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी नंबर आंसर होगा। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चे मेरे, कौन सा आंसर होगा, तो आपको डी नंबर यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से क्या होता है। बच्चे पौधे में याद रखिएगा कि आपको कोशिका भित्ति ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा, सेल वॉल, पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद क्या होगा, तो भाई मेरे इधर से कर रहे हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है। किसमें, तो आपके पादप में, ठीक है, याद रखना। पशु कोशिका में क्या होगा, तो केवल कोशिका झिल्ली होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। किसमें, तो आपको जंतु कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें आपको क्या नहीं पाया जाएगा, तो भैया इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाया जाता। बाकी न्यूक्लियस और एंजाइम्स दोनों में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोशिका भित्ति पौधे में तो पाया जाएगा लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो भैया ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज निर्मित होता है, सेलुलोज निर्मित होता है, एकदम ध्यान में रखना है, सेलुलोज निर्मित होता है। और आपको जो आपका क्या है बच्चे, तो आपका जो है याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड निर्मित होते हैं, निर्मित होता है, फॉस्फोलिपिड निर्मित होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, तो आंसर एकदम कोशिका भित्ति मार दीजिएगा, दोनों में यही अंतर है। अलैंगिक जनन, मुकुलन, याद रखिए बच्चे, मुकुलन मतलब बडिंग होता है, बडिंग होता है, बडिंग मतलब क्या हुआ, बड निकल जाता है, बडिंग होता है। और ये अलैंगिक जनन है, और ये दो ही चीज में होता है, कौन कौन, तो एक ईस्ट में होगा और दूसरा हाइड्रा में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में यह होता है। ध्यान में रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में यह रोग होता है, तो ध्यान में रखिए यह अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट यहाँ पर है। प्लाज्मोडियम में आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, तो भैया मेरे ठीक है, इसमें होता है, याद रखिएगा, इसमें होता है, ठीक है, आपको मल्टीपल फ्यूजन, है ना, मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल
फिजन होता है। याद रखिए मल्टीपल, है ना, आपको बहुविखंडन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहा जाता है, बहुविखंडन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुविखंडन यहां पर होगा किसमें? तो आपके प्लाज्मोडियम में, है ना। अमीबा में क्या होगा भाई मेरे? द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिशन कहा जाता है। द्विविखंडन अलैंगिक जनन इसमें होता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विविखंडन होता है। बच्चे प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में याद रखिएगा, प्लेनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन होता है, पुनर्जनन। पुनर्जनन आपको क्या होता है? पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में, याद रखना है। ये सारे कौन कौन? तो बच्चे बडिंग, मुकुलन, है ना, बहुविखंडन, द्विविखंडन, पुनर्जनन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा बच्चे, तभी जाकर के याद रखना है कि आपको सफलता मिलेगी। यदि मेरी कही गई बातें आप याद रखेंगे, है ना, उसको नोट डाउन करेंगे, तभी सफलता के स्वाद को आप चखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।